हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूं कमला जांगिड और आप सबका मेरे नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान सीएचओ स्पेशल क्लास के अंदर ओबीजी पार्ट 8। इसके अंदर ओबीजी और गायनेकोलॉजी के कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपकी एनएचएम की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जो आपके सीएचओ जैसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो लोग सिर्फ नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी फरवरी से जो है मैं स्टार्ट करूँगी एनक्लेस सीरीज, कुछ इमेज बेस्ड एमसीक्यू, कुछ प्रोसीजर, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन। उसके अंदर आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है और अपने कुछ नई चीज़ों को लर्न करते रहना है, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना है, अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक। और जो लोग सिर्फ नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वो राजस्थान सीएचओ या जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम ज़रूर दें। आप अगर उसके अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं और आपका जॉब ज्वाइन करने का मन नहीं भी हो तब भी आप क्या करें, एग्ज़ाम ज़रूर दें। एग्ज़ाम से आपके पास एक्सपीरियंस आता है, आप कुछ नई चीज़ें लर्न करते हैं, आपको ये चीज़ें पता चलती है कैसे एग्ज़ाम के अंदर एवरेज एमसीक्यू पूछे जाते हैं, एवरेज वैल्यू पूछी जाती हैं, कैसे उसके सही आंसर लगाए जाते हैं और क्या एग्ज़ाम के अंदर सही माना जाता है। इन चीज़ों का आपके पास एक्सपीरियंस आता है तो आप एग्ज़ाम ज़रूर अटेंड करें। तो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने, मेस्ट्रो साइकिल के बीच में अगर ब्लीडिंग होने लगे तो इसको क्या कहते हैं। इसके अंदर लैंग्वेज सही से टाइप नहीं है तो आपको इस जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करना है। मेस्ट्रो साइकिल के बीच में अगर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए तो ऐसी ब्लीडिंग को आप क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। मेस्ट्रो साइकिल की कुछ अबनॉर्मलिटीज़ एग्जाम के अंदर सिर्फ टर्मिनोलॉजी से आपको मीनिंग पूछी जाती है और इसमें बहुत सारे लोग कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर इसको जरूर सीखें। तो ऑप्शन ए के अंदर लिखा है मेट्रोरेजिया, ऑप्शन बी एमनोरिया, ऑप्शन सी पॉलीमेनोरिया और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है हाइपोमेनोरिया। तो जब भी मेस्ट्रो साइकिल के बीच में अगर ब्लीडिंग होने लग जाए तो ऐसी ब्लीडिंग को अपन एसाइक्लिक ब्लीडिंग कहते हैं और इसके अलावा अपन इसको क्या बोलते हैं, मेट्रोरेजिया के नाम से जाना जाता है। अगर मेस्ट्रो साइकिल के बीच में ब्लीडिंग होना लग जाए तो एमनोरिया वर्ड की मीनिंग होता है अब्सेंस ऑफ मेस्ट्रो साइकिल। नेक्स्ट कुछ और टर्मिनोलॉजी उसको आप सीखें। एक वर्ड है पॉलीमेनोरिया, क्या है पॉलीमेनोरिया, और इसी को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, एपीमेनोरिया। एपीमेनोरिया के नाम से भी किसको जाना जाता है, पॉलीमेनोरिया को। और पहले पॉलीमेनोरिया के अंदर होता क्या है, आपको इसको इजी लैंग्वेज में समझना है। मान लो एक साल के अंदर एक फीमेल को 12 महीने के अंदर 12 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, लेकिन पॉलीमेनोरिया वाली फीमेल के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक साल के अंदर जो है नंबर ऑफ मेस्ट्रो साइकिल होते हैं वो क्या है, इंक्रीज हो जाते हैं। और मेस्ट्रो साइकिल इसका रिपीट कितने दिन के अंदर होता है, नॉर्मली 28 डे के बाद में अगर ब्लीडिंग होती है तो वो नॉर्मल है, लेकिन ऐसे फीमेल के अंदर लेस देन 20 डे के अंदर क्या है, वापस मेस्ट्रो साइकिल आ जाती है। तो अगर 21 डे से वापस मेस्ट्रो साइकिल हर बार ही आती है तो 12 महीने के अंदर उसके 13 से 14 मेस्ट्रो साइकिल के जो है एपिसोड हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया कहते हैं। और इसका कारण क्या रहता है, अपनी जो ओवेरी रहती है, ओवेरी के अंदर से ही क्या है, ओवुलेशन होता है ना। तो हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ ओवेरी के कारण क्या होता है, मेनोरेजिया वाली कंडीशन रहती है और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एपीमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक और वर्ड है जिसका नाम है हाइपोमेनोरिया, है ना। एक और वर्ड है जिसका नाम है हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया किसको बोलते हैं अपन, तो हाइपोमेनोरिया वाली फीमेल के अंदर क्या होता है ना, हाइपोमेनोरिया वाली जो फीमेल है इसके अंदर क्या होता है, स्कैंटी ब्लड लॉस होता है ना। क्या होता है, स्कैंटी ब्लड लॉस होता है, स्कैंटी ब्लड लॉस होता है। और इसके अंदर होने वाली ब्लीडिंग का अमाउंट कितना हो जाता है, सिर्फ 20 ml। कितना हो जाता है, 20 ml। और नॉर्मली जो है मेस्ट्रो साइकिल के अंदर ब्लीडिंग जो है 80 ml से ज़्यादा होती है। और ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, लेस देन 20 ml ब्लड लॉस होता है। और जो मेस्ट्रो दिन जो रहते हैं वो 3 to 5 डे नॉर्मल होते हैं, लेकिन हाइपोमेनोरिया वाली जो फीमेल है इसके अंदर दिन कितने रहेंगे, सिर्फ 2 दिन के अंदर मेस्ट्रो साइकिल ख़त्म हो जाती है ना। 2 दिन के अंदर जो है मेस्ट्रो साइकिल ख़त्म हो जाती है हाइपोमेनोरिया वाली फीमेल के अंदर। और ऐसी कंडीशन जो है एक और इसके साथ सिंड्रोम पढ़ा जाता है, एसरमैन सिंड्रोम जिसका नाम है। तो ऐसी फीमेल के अंदर क्या है, इंट्रा यूट्राइन ब्लीडिंग बहुत कम होती है। इसके अंदर क्या है, यूट्रस का एडेशन हो जाता है, लेस देन 2 डे ब्लीडिंग डे रहते हैं और ब्लड लॉस सिर्फ 20 ml से कम होता है। इसको अपन स्कैंटी ब्लड लॉस कहा जाता है। तो ये कंडीशन है हाइपोमेनोरिया वाली। इसके अलावा और टर्मिनोलॉजी भी रहती है, वो क्या है, एक वर्ड होता है ओलिगोमेनोरिया। क्या होता है, ओलिगोमेनोरिया। तो ओलिगोमेनोरिया वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल कम हो जाते हैं। मान लो एक फीमेल को 12 महीने के अंदर 12 बार मेस्ट्रो साइकिल रिपीट होना चाहिए था, तो उसको क्या है 9 से 10 ही साइकिल आ रही है। तो क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल जो है, नंबर ऑफ साइकिल क्या है,
कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ साइकिल क्या है डिक्रीज हो जाते हैं। और डे है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो रहा है वो कब हो रहा है 35 डे के बाद में आती है। ब्लीडिंग कब होने स्टार्ट होती है उसको हर साइकिल में 35 डे के बाद आती है। अगर हर साइकिल जो है 35 डे के बाद में आता है तो पूरे साल के अंदर नंबर ऑफ साइकिल कम हो जाएंगी, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। और ये किसका अपोजिट है, पॉलीमेनोरिया का अपोजिट है, ओलिगोमेनोरिया इसको बोला जाता है। इसके अंदर होता क्या है, ओवरी का हाइपो स्टिमुलेशन हो जाता है। हाइपर स्टिमुलेशन से क्या होता है पॉलीमेनोरिया, और हाइपो स्टिमुलेशन के अंदर क्या हो जाता है ओलिगोमेनोरिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और भी वर्ड रहते हैं, इसके अलावा और भी क्या टर्मिनोलॉजी रहती है मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटीज़ के अंदर। तो एक और वर्ड रहता है जिसका नाम है मेट्रोरेजिया, जो अपना अभी आंसर दिया था मेट्रोरेजिया। तो मेट्रोरेजिया वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन ब्लीडिंग जो है ये कैसी है, इर्रेगुलर है ना, इर्रेगुलर है और असाइक्लिक है। कैसी है, इर्रेगुलर है और असाइक्लिक है। इरेगुलर असाइक्लिक और बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं मेट्रोरेजिया। मेट्रो वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, यूट्रस के लिए। रेजिया वर्ड का मतलब होता है डिस्चार्ज, यूट्रस से डिस्चार्ज होता है कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में होने लग जाता है। तो ऐसी ब्लीडिंग को अपन क्या बोलते हैं इरेगुलर बोलते हैं, असाइक्लिक बोलते हैं। और क्लिनिकली सबसे ज़्यादा नोटिस किए जाने वाले केस भी कौन से होते हैं, मेट्रोरेजिया होता है। क्लिनिकली बहुत ज़्यादा काउंट किए जाते हैं, ऐसे केसेस फीमेल के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, मेट्रोरेजिया वाले केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमने देखा हाइपरमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया और मेट्रोरेजिया। ये चीज़ें आपको एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, तो इन चीज़ों का आपको टर्मिनोलॉजी का मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है अपना, पीपीएच का मुख्य कारण क्या है, पोस्टपार्टम हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। पीपीएच की फुल फॉर्म क्या है, पोस्टपार्टम हेमरेज। इसका मुख्य कारण क्या है, रिटेन प्लेसेंटा, ऑप्शन बी एटोनिक यूट्रस, ऑप्शन सी है ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो रिटेन प्लेसेंटा की वजह से भी ब्लीडिंग होती है। और जो मोस्ट कॉमन कोज अगर आपको पूछा जाए तो आपको जवाब देना है एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस होता है तो ऐसी कंडीशन में पीपीएच हो जाता है। और अगर प्लेसेंटा रिटेन्ड है यूट्रस के अंदर तो भी ब्लीडिंग होती है। तो आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ए एंड बी दोनों क्या है इसके अंदर करेक्ट है। पीपीएच जो है इसको एक जो है ए लेट पीपीएच और अर्ली पीपीएच के नाम से भी जाना जाता है। अगर डिलीवरी के वितिन 24 आवर के अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, यूट्रस एटोनिक हो जाता है, तो वो कैसा है अर्ली पीपीएच है। और 24 आवर के बाद में अगर ब्लीडिंग होती है, यूट्रस एटोनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन को भी क्या कहा जाता है लेट पीपीएच के नाम से जाना जाता है। पीपीएच काउंट कब होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है फीमेल के अंदर और 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो ऐसी कंडीशन को अपन पीपीएच के अंदर काउंट करें। अगर फीमेल को सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो ऐसी कंडीशन में 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होने के बाद में ये पीपीएच के अंदर काउंट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, नवजात में ब्लड का पेरिओस्टियम व स्कल बोन के बीच में जमा होना क्या कहलाता है। एक नवजात शिशु के अंदर जो है अपनी जो स्कल की बोन है, स्कल बोन और पेरिओस्टियम के बीच में अगर ब्लड जमा हो रहा है तो ऐसी कंडीशन को आप क्या कहेंगे, ऑप्शन ए ऑम्फेलोसील, ऑप्शन बी सेफेलोहेमेटोमा, ऑप्शन सी कैपुट सक्सीडेनम और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो जब भी ब्लड जमा हो रहा है और कहाँ जमा हो रहा है, स्कल बोन और पेरिओस्टियम के बीच में, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे सेफेलोहेमेटोमा के नाम से जाना जाता है। आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा आपसे जो है ये वर्ड जो लिखे हैं ऑम्पेलोसील, सेफेलोहेमेटोमा और कैपुट सक्सीडेनम, ये एग्जाम के अंदर हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो इसका मीनिंग जरूर समझें। कैपुट सक्सीडेनम के अंदर क्या होता है, कैपुट सक्सीडेनम के अंदर क्या होता है कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, कहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है पेरिओस्टियम और स्कल के बीच, स्काल्प और पेरिओस्टियम के बीच, है ना, पेरिओस्टियम और स्काल्प के बीच में अगर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं कैपुट सक्सीडेनम। एक और जो चीज़ होती है इसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ है वो आपको ध्यान रखना, कैपुट सक्सीडेनम बाय बर्थ रहता है। और ये कैपुट सक्सीडेनम बनता क्यों है, ड्यूरिंग लेबर जो है स्कल बोन पे प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से टिश्यू इंजरी से जो फ्लूइड कलेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, अपनी जो स्काल्प जो स्किन है और इसके नीचे जो पेरिओस्टियम आती है इसके बीच में होता है। और ऐसा फ्लूइड क्या है, ये डिपेंडेंट इडिमा रहता है और फ्यूचर लाइन को क्रॉस कर सकता है। तो कैपुट सक्सीडेनम को और सेफेलोहेमेटोमा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो एक मेन लाइन है वो क्या है, सेफेलोहेमेटोमा कभी भी फ्यूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता और कैपुट सक्सीडेनम फ्यूचर लाइन को क्रॉस कर जाता है।
कैपोड सक्सेसिनम बाय बर्थ प्रेजेंट रहता है, ड्यूरिंग डिलीवरी इसके हेड के अंदर हेड पे ज़्यादा प्रेशर बनने की वजह से कैपोड सक्सेसिनम बनता है। और सिफिलोहेमेटोमा कब बनता है, तो जन्म के 12 घंटे बाद बनता है। कब बनता है, जन्म के 12 घंटे बाद सिफिलोहेमेटोमा बनता है। और जो कैपोड सक्सेसिनम है ये जो है मेनली 48 से लगाकर है ना 48 से 72 हावर के अंदर ऑटो रिजॉल्व हो जाता है। कुछ बुक के अंदर इसका सही जवाब क्या माना गया है, 36 हावर के अंदर ऑटो रिजॉल्व हो जाता है। तो ये चीज़ आपको एवरेज वैल्यू याद रखनी है। सिफिलोहेमेटोमा को रिजॉल्व होने में 1 से 2 वीक लग जाता है। कितना लग जाता है, 1 से 2 वीक लग जाता है सिफिलोहेमेटोमा को रिजॉल्व होने में। तो ये चीज़ इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको याद रखना है, क्या होता है कैपोड सक्सेसिनम और क्या होता है सिफिलोहेमेटोमा। इसके अलावा एक वर्ड था ओम्फेलोसील। क्या वर्ड था, ओम्फेलोसील। तो ओम्फेलो वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है, एम्बिलिकल कोड। और एम्बिलिकल से अगर आपकी इंटेस्टाइन का प्रोट्रूजन होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बाहर आती है और जिसके ऊपर पेरिटोनियल जो होता है अपना जो पेरिटोनियम होती है उसकी सीत की कवरिंग रहती है ओम्फेलोसील के अंदर। एक वर्ड रहता है गैस्ट्रेसियसिस, है ना। गैस्ट्रेसियसिस के अंदर क्या होता है, अम्बिलिकल कोड के साइड से है ना सैक लाइक स्ट्रक्चर बाहर आती है और इसके ऊपर कोई सैक नहीं होता है, सारी इंटेस्टाइन खुली पड़ी रहती है। तो वैसी कंडीशन को गैस्ट्रेसियसिस बोलते हैं। और गैस्ट्रो वर्ड यानी कि आपके जो जीआई सिस्टम के ऑर्गन का प्रोट्रूजन होता है कहाँ से, अम्बिलिकल कोड के साइड से होता है और इसके ऊपर किसी तरह की सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है। ये क्या है, कवर नहीं होता है। ओम्फेलोसील कैसा होता है, कवर होता है। इसका प्रोट्रूजन अम्बिलिकल कोड के थ्रू होता है। अम्बिलिकल कोड के थ्रू सैक लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है तो वो ओम्फेलोसील है। अम्बिलिकल कोड के साइड से निकल रही है और उसके ऊपर कोई सैक नहीं है तो ऐसी कंडीशन क्या है, गैस्ट्रेसियसिस है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट MCQ, WHO के अनुसार प्रेगनेंसी के किस लेवल से नीचे माता को एनीमिक माना जाता है। WHO ने जो एनीमिया की गाइडलाइन दी है उसके अकॉर्डिंग कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होगा तो उसको अपन एनीमिक मदर बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये MCQ सेम एज इट इज़ 2020 के अंदर CHO का एग्जाम हुआ तब भी पूछा गया था। नॉर्मली जब अपन एनीमिया का जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो तब अपन क्या मानते हैं कि हीमोग्लोबिन 10 ग्राम % से कम हो जाए तो उसको अपन एनीमिक बोलते हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल 11 ग्राम % से कम होता है तो ऐसी मदर को अपन एनीमिक मानते हैं। तो D इज़ द करेक्ट आंसर। WHO के अकॉर्डिंग 11 ग्राम % से अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ऐसी मदर को एनीमिया के अंडर काउंट करते हैं। नेक्स्ट MCQ अपना, एब्डोमिनल मिड लाइन के साथ में डार्क स्ट्रेट लाइन जो कहलाती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो है एक एब्डोमेन से जो अपनी एक स्ट्रेट लाइन पेल्विक की तरफ जाती है उस लाइन के पास उस लाइन का कलर डार्क हो जाता है और उसको क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। लीनिया एल्बा, लीनिया निग्रा, स्टायरिया और कोलाज्मा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ये एब्डोमेन है और यहाँ से एक लाइन जो पेल्विक की तरफ जा रही है इसका कलर डार्क हो जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, लीनिया निग्रा के नाम से जाना जाता है। ये आपसे पूछा जाता है। इस एब्डोमेन के ऊपर यहाँ पे पिंकिश और डार्किश कलर के जो है स्टायरिया बनता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेरिया ग्रेविडम, है ना, स्टेरिया ग्रेविडम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ऑप्शन D के अंदर जो कोलाज्मा लिखा है ये क्या है, बटरफ्लाई शेप का आपने जो सिक है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, फीमेल के अंदर आयरन और फॉलिक एसिड की कमी होती है ऐसी और एस्ट्रोजन की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होता है बॉडी में। तो हाइपर पिगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, ये जो अपने सिक है, सिक के ऊपर क्या हो जाता है, जो है बटरफ्लाई शेप के जो है ब्लैकिश जो डार्क एरिया बनते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कोलाज्मा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लीनिया निग्रा इस लाइन को बोलते हैं। और पूरे एब्डोमेन के ऊपर यहाँ पे जो पिंकिश और डार्किश कलर के जो है स्किन पे जो बनते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेरिया ग्रेविडम के नाम से जाना जाता है। तो इस MCQ का जो राइट आंसर वो क्या है, लीनिया निग्रा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आपको मैक्सिमम लोगों की हेल्प करनी है, ये वीडियो दूसरे लोगों तक शेयर करना है जो अपने साथ में प्रिपरेशन करें और वो सब भी क्या है इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और इस कंटेंट को समझ सके।